पहले देखते हैं टिश्यूज का क्लासिफिकेशन। टिश्यू क्या होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को, प्लांट टिश्यू आप पूरे पढ़ चुके हैं, है ना। टिश्यूज की डेफिनेशन यहाँ भी वही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो एनिमल टिश्यूज के क्लासिफिकेशन। देखिए मैं आपको एनिमल टिश्यूज का क्लासिफिकेशन पहले दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा डिटेल क्लासिफिकेशन है। देखिए तो एनिमल टिश्यूज को हम 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं। इसमें से सबसे पहले जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू। मैं आपको यहाँ पे बताते जाता हूँ, फिर हम लोग डिटेल में बढ़ेंगे। तब तक मैं आपको आइडिया देता हूँ ताकि आपको ये चार्ट समझ में आ जाए। तो देखो एनिमल क्लासिफिकेशन में यहाँ पर आप देखते हो एपिथेलियल टिश्यू, तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है या बॉडी की एक्सटर्नल या इंटरनल कवरिंग जो भी बनी हुई है वो सब एपिथेलियल टिश्यू से बनी। अगर हम ब्रॉड वे में बात करें तो हमारी बॉडी में जितने भी ये कवरिंग है, चाहे एक्सटर्नल कवरिंग हो चाहे इंटरनल कवरिंग, ये सब बनी हुई है किसे, एपिथेलियल। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। इंटेस्टाइन के इंटरनल जो वॉल है अंदर वाली वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। अब फर्दर इसको हम क्या करते हैं कि शेप के बेसिस पे कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो आती है स्क्वैमस, दूसरे नंबर पर है क्यूबॉइडल, तीसरे नंबर पर है कॉलुमिनर। अब देखिए ये जो नीचे वाले हैं, है ना, जिनकी की हम बात कर रहे हैं, सिलिएटेड। तो अब जो सिलिएटेड टिश्यूज हैं, ठीक है, सिलिएटेड टिश्यूज एक्चुअली ये मॉडिफिकेशन, या तो ये मॉडिफिकेशन होंगे कॉलुमिनर का और या ये क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन होगा। तो मतलब कैसे हो सकता है, क्यूबॉइडल सिलिएटेड टिश्यू, कॉलुमिनर सिलिएटेड टिश्यू, फिर क्या हो सकता है ना, क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर टिश्यू या कॉलुमिनर ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये जो सिलिएटेड और ग्लैंडुलर हैं ये अलग से हैं, ये एक्चुअली इन दोनों का मॉडिफिकेशन है ना। मतलब क्यूबॉइडल सिलिएटेड और ग्लैंडुलर में मॉडिफाई हो सकती है, इवन कॉलुमिनर भी सिलिएटेड और ग्लैंडुलर में मॉडिफाई हो सकती है। अब दूसरे नंबर पर हमारे जो टिश्यूज आते हैं, तो ए हो गए हमारे क्या, एपिथेलियल, बी है कनेक्टिव टिश्यू। आप देखो जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये कैसे हो सकते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ये फैट स्टोर करने का काम करते हैं और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके एरियोलर टिश्यूज, ये लूज टिश्यूज होते हैं, इनके बीच में स्पेस पाया जाता है। तीसरे होते हैं स्केलेटल टिश्यू, वो जो हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने का काम करते हैं, इसमें बोन और कार्टिलेज आता है। चौथे नंबर पर फ्लूइड आता है, ये ब्लड और लिम्फ आते हैं इसमें ना। तो फ्लूइड मतलब जो लिक्विड के फॉर्म में, इसे हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड भी हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है। सी थर्ड कैटेगरी में आते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज मतलब जिनको हम मसल्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देते हैं, बॉडी को शेप देते हैं और हमारे ऑर्गन को फंक्शन करने में काम करते हैं। इसमें स्ट्रेटेड आती हैं, दूसरे आती हैं अनस्ट्रेटेड जिन्हें स्मूथ भी कहा जाता है, और तीसरे होते हैं कार्डियक। ये 3 तरह की मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती है, कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द नर्वस टिश्यू, जो न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है और हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन का काम, जो कम्युनिकेशन वायर्स होते हैं वो यही। ठीक है, समझ में आ गया क्लासिफिकेशन? यस सर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं कहूंगा ये बहुत ही क्लियर क्लासिफिकेशन है। आप इसको जॉट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक पे या नोटबुक पे, जहां पे आपको सही लगे। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली इसको जॉट डाउन कर लीजिए। किसी को कोई डाउट हो बताइए क्लासिफिकेशन में? नो सर, नो डाउट। ठीक है, ग्रेट, कोई डाउट नहीं, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। सर एक सेकंड रुकिए, फोटो खींचनी है। एक हाँ जी, सेकंड हाँ जी, ले लो बेटा, ले लो, कोई। ले ली सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। तो अब देखिए, तो ये हो गया हमारा टिश्यूज का, एनिमल टिश्यूज का क्लासिफिकेशन। अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एपिथेलियल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, देखिए लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास से आपको वीडियो ऑन करना कंपलसरी रहेगा, तो होप कि आपको याद होगा।
तो मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है ना, हमारी टीम की तरफ से, आप प्लीज आप सब लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे और जब आपको पूछना हो क्वेश्चन तो आप अपना माइक ऑन कीजिएगा, राइट? तो पुट ऑन योर वीडियो, जिससे हमें भी पता लगता रहेगा भाई आप लोग क्लास पढ़ रहे हो नहीं पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप लोग प्लीज वीडियो अपना अपना ऑन कर लीजिए। So I'm switching on my camera in just 5 seconds. या श्योर। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, तब तक आप लोग अपना अपना वीडियो अकॉर्डिंगली अपनी अरेंजमेंट ऑन करके आप जैसे जैसे हो आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले आप लोग डालेंगे हेडिंग एपिथेलियल, है ना? और मैं आपको एपिथेलियल स्ट्रक्चर बताता हूँ, आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना आपके सिलेबस में। तो एपिथेलियल टिश्यू में पहले मैंने आपको बताया कोलुमिनल गया। जस्ट मिनट, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो एपिथेलियल टिश्यू, है ना? हेडिंग डालिए पहले एपिथेलियल टिश्यू, मैं लिखवा देता हूँ एपिथेलियल टिश्यू होते क्या है, नोट करिए। एपिथेलियल टिश्यूज are those tissues which mainly cover the body, full stop. They have little intercellular spaces. They have little intercellular spaces, full stop. They are connected with cell junctions, full stop. Usually important इसको अंडरलाइन करना, usually blood vessels are absent in epithelial tissues. Usually blood vessels are absent in epithelial tissue. फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट फिर से अंडरलाइन करेंगे, जो मैं कहता हूं कि अंडरलाइन करता हूं मींस आप समझ लीजिएगा आपने, आपकी वो नीट के क्वेश्चन है। They have good power of regeneration after injury. They have good power of regeneration after injury. They have good power of regeneration after injury. तो ये बहुत जल्दी रिजनरेट कर लेते हैं, ठीक है? इनको हम एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। तो ये मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू बनाए। आप देखिए एपिथेलियल टिश्यू में आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने आपको बताया स्क्वैमस, है ना? तो स्क्वैमस पे आपको डायग्राम दिखाता हूँ स्क्वैमस का। तो एपिथेलियल में सबसे पहले हम लोग कर लिखेंगे स्क्वैमस, AMOUS, स्क्वैमस, एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू।
आप देखिए स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में आ जाते हैं। स्क्वैमस, देखिए अब जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये देखो स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस इनकी फ्लैटेंड होती है, ये इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, और यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके ऊपर ये चिपके हुए होते हैं, अरेंज होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप ऐसे ही मान लीजिए कि आपके एक फर्श है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हो, उसके ऊपर एक कोई सोल्यूशन लगा है जेल टाइप का जिसके ऊपर चिपका हो, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज ये ऐसे अरेंज होते हैं, है ना। और ये ऊपर वाला साइड व्यू है और ये इसका सरफेस टॉप व्यू है ना। तो इस तरह से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू दिखाई देते हैं, ठीक है। तो नोट करिए, squamous epithelial tissue are composed of large flat cells, whose edges fit closely together, like tiles on floor, full stop. The nuclei of the cells are flattened and lie at the center of cell, full stop. नेक्स्ट पॉइंट। अब ये पाए कहां कहां जाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो एपिथेलियल से क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये पूछा जाएगा पाए कहां कहां जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन एल्वुलाई ऑफ लंग्स। स्पेलिंग जिसको ना समझ में आए, वैसे मैं मोस्टली लिखता जाता हूं, जिसको ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। दे आर फाउंड इन एल्वुलाई ऑफ लंग्स, कॉमा alveoli of lungs, comma blood vessels, lymph vessels, and the germ cells of and the germ layer of testis. Next point. Their function is protection. Comma excretion, excretion, and gaseous exchange. क्लियर है? स्क्वैमस एपिथेलियल समझ में आ गया सबको? Yes, मतलब शीट की तरह होते हैं, बिल्कुल जैसे शीट होती है, मैट होती है ना आपकी, वैसे मैट की तरह ही होते हैं, ठीक है। अब दूसरे एपिथेलियल टिश्यू में आते हैं। सेकंड है हमारे क्यूबॉइडल, क्यूब की तरह होते हैं, इसलिए इनको क्यूबॉइडल कहा जाता है। मैं आपको पहला डायग्राम दिखाता हूं एज यूजुअल, फिर आपको बताऊं। तो आपको मैं क्यूबॉइडल दिखाऊं। अब देखो यहां पे सब जगह आप देख रहे हैं कि एक एक लेयर है, सिंगल लेयर है, इसीलिए सब में लिखा गया सिंपल क्यूबॉइडल, मतलब एक लेयर क्यूबॉइडल की। अभी यहीं पे क्या होता ना, कई सारी लेयर होती तो आप कहते हैं कंपाउंड क्यूबॉइडल है ना। तो याद रखिएगा सिंपल क्यों लिखा हुआ, कंपाउंड भी होते हैं। कंपाउंड कैसे होते हैं? अगर यहाँ पर स्क्वैमस की कई सारी लेयर हो जाती है, आप बोलते हैं दिस इज मेड अप ऑफ कंपाउंड स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। यहीं पर अगर कई लेयर होती तो आप बोलते हैं इट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो देखिए अब यहां पर आप देखेंगे सिंपल क्यूबॉइडल, यहाँ पे जो शेल्स है आपको क्यूब की शेप की दिखाई देंगी, है ना।
तो क्यूब शेप की दिखाई दे रहे हैं सेल, इसीलिए इनको हम लोग क्यूबॉइडल कहते हैं, है ना, क्यूब की शेप की। तो ये आपको इस तरह से बिल्कुल क्यूब के शेप की, और इस क्यूब में भी साइड से देखें क्यूब में, और इसमें क्या है कि ये इस तरह से बिल्कुल क्यूबॉइडल शेप की होती है इस तरह से, है ना, ये एक सेल हो गई, और इसमें बीच में बिल्कुल न्यूक्लियस इसके होती है ना। यही वही देखिए, ये अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, वही बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमेशा सब टिश्यूज के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, स्क्रीनशॉट sir. लीजिए और हेडिंग डालिए सेकंड, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। The cells are cubical and more or less, the cells are cubical and more or less, cells are cubical and more or less square in shape. Full stop. The nuclei are rounded and lie at center. The nuclei are rounded and lie at center. Full stop. They are found at germinal epithelial layer of testis, because they produces sperm. Full stop. In ovary, So because it produces sperm. In ovary, they produces egg. Next point. So ये वाला point repeat कर दीजिए please. They are found in germinal epithelial layer of testis because they produces sperm. Full stop. In ovary, they produces ovum. Next point. They are also found in salivary gland. They are also found in salivary gland and pancreatic duct. Next point. Their function is protection, secretion, absorption, and gamete formation. Third, सिंपल कॉलुमिनर या कॉलुमिनर टिश्यूज। आप देखिए, पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं कि कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज कैसे होते हैं। वो कॉलम की तरह होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, इसलिए उनको कॉलुमिनर कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हो गए सिंपल क्यूबॉइडल। अब मैं आपको कॉलुमिनर टिश्यूज दिखाता हूँ। कॉलुमिनर, कॉलुमिनर ठीक है, ये रहे कॉलुमिनर टिश्यूज। आप
देखो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉलम की तरह है। नॉर्मली इनकी जो न्यूक्लियस पाई जाती है तो वही कनेक्टिव टिश्यू नीचे, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर ये इस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। नॉर्मली इनकी ये इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और इनकी जो न्यूक्लियस होती है वो बेस की तरफ पाई जाती है ना, और एक कॉलम की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए उनको कॉलमिनर बोलते हैं। और कई बार इनकी ऊपर वाली सरफेस तो इस तरह से कॉलम के शेप के होते हैं और न्यूक्लियस मेनली बेस की तरफ पाई जाती है। और कई बार आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह की सरफेस में इस तरह की अप और डाउन लेयर अवेलेबल रहती है। इनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, नोट करिए कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू cells are elongated and placed side by side like column. Cells are elongated and placed side by side like column. Full stop. Nuclei are somewhat elongated. Nuclei are somewhat elongated. Full stop. Nuclei lie near the base of cell. Nuclei lie near the base of cell. Some of them contain mucus. म्यूकस जेल जैसा सब्सटेंस होता है। And some have brush-like border. And some have brush-like border. Next point. Sir, can you spell? Yeah, sure. Brush like. ये माइक्रोविलाई जिनको हमने बोला ना, some have brush-like. Sir, this refers to the microvilli. हाँ, माइक्रोविलाई, राइट। सो ये ब्रश लाइक दिख रहे हैं ना, है ना, जैसे ब्रशल्स आते हैं ना जिगजैग वाले, टूथ जो आते हैं हमारे टूथब्रश में जो आते हैं ना वो जिगजैग वाला, वैसे दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। इन्हीं को अपन माइक्रोविलाई बोल रहे हैं, है ना। और कुछ में हमने क्या कहा कि कुछ में म्यूकस सीक्रेट होगा, वो जेल जैसा सब्सटेंस होता है, तो म्यूकस को सीक्रेट करने का, ऊज आउट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह की होंगी, कुछ इस तरह की होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, they are found in stomach, intestine, bile duct. Stomach, intestine and bile duct. Full stop. They also form the pancreatic and gastric gland. They also form pancreatic and gastric gland. Pancreatic and gastric gland. Next point. Their function is protection, secretion and absorption. Their function is protection, secretion and absorption. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो, तो मैंने कहा ये मेनली 3 तरह के होते हैं। अब मैंने कहा कि इसमें से जो आपके क्यूबॉइडल है वो सिलेटेड भी हो सकते हैं और आपके कॉलमनर भी सिलेटेड हो सकते हैं।
अब देखो ये सिलिएटेड कोलुमिनर सेल है ना, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। द सेल्स बियर न्यूमरस, ये सीलिया है, छोटे छोटे जो हेयर होते हैं इनको सीलिया बोलते हैं, जो बड़े होते हैं उनको फ्लैजिला कहते हैं। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बात तो प्रोटोजोआ में। द सेल्स बियर न्यूमरस delicate hair-like structure. The cells bear numerous delicate hair-like structure called cilia. Called cilia. They produces rhythmic movement. They produces rhythmic movement. Full stop. Ciliated cells may be columnar or cuboidal. Ciliated cells may be columnar or cuboidal. Full stop. Their main function is to maintain flow of substances. Their main function is to maintain flow of substances in single direction. Their main function is to maintain the flow of substance in single direction. ठीक है, तो ये हो गया है ना। ये इसी तरह से ये मैंने आपको दिखाया कि कॉलमनर सेल में सीलिया हो गया। सीलिया कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, बेसल ग्रेन्यूल से ओरिजिनेट होती है। सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, दैट्स इट। तो मैंने आपको सिलिएटेड सेल्स बता दिया कि वो क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं और कॉलमनर भी हो सकती हैं। एक और आपको डायग्राम दिखा देता हूँ सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल का। ये देखो, ये सीलिया हो गई, ये बेसल ग्रेन्यूल से ओरिजिनेट हो रही है, साइटोप्लाज्म, ये कॉलमनर सेल हो गया, न्यूक्लियस है, तो ये भी कॉलमनर का है। तो इस तरह से सीलिया ओरिजिनेट हो जाती है, तो चाहे क्यूबॉइडल सेल हो और या कॉलमनर, ये दोनों कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सिलिएटेड में कन्वर्ट हो जाती है। अब आते हैं ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू में एक एक करके समझते हैं। मैं साइड बाय साइड क्लासिफिकेशन वाला डायग्राम भी रखूंगा। The glandular epithelial tissue layer. अभी इन्हीं में से बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। मैंने आपको एक चीज दिखाई कि ये म्यूकस सीक्रेट करने का काम करते हैं, वो ग्लैंडुलर हो जाते हैं। तो ग्लैंडुलर सेल्स दोनों हो सकती हैं, क्यूबॉइडल भी ग्लैंडुलर हो सकती है और ये कॉलमनर भी ग्लैंडुलर हो सकती है। सीक्रेशन का काम करेंगी तो ग्लैंडुलर हो जाएंगी। चलिए आप डेवलप कर लेंगी, सिलेटेड हो जाएंगी। तो सब, और इन्हीं को मैंने अभी आपको बताया कि इनमें से कुछ में माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, उनको माइक्रोविलाई कहने लगते हैं। कुछ क्या करती हैं कि एक फंक्शन ऑप्ट कर लेती हैं इसका म्यूकस सीक्रेट करने का, उन्हें हम गोबलेट बोलते हैं। लेकिन बेसिकली क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू 3 तरह की पाई जाती है। वो या तो आपका शीट के फॉर्म में होगा, और या फिर आपका कॉलम के फॉर्म में होगा, या क्यूब के फॉर्म में होगा। और बाकी जितने भी आप टाइप पढ़ते हो, चाहे सेल ऑफ गोलोबलेट बने, ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। तो ये क्या है, ये क्यूबॉइडल सेल का मॉडिफिकेशन है, नथिंग एल्स। हमारी स्वेट सेल्स होती हैं, तो जो स्वेट सेल्स होती हैं वो भी सब ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, और वो ग्लैंडुलर सेल्स कौन से, वो क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन।
अब देखिए, दूसरा मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले आप नोट कीजिए कनेक्टिव टिश्यूज, हेडिंग डालेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले बताया स्क्वेमस बता दिया मैंने आपको, फिर मैंने आपको बताया कि क्यूबॉइडल होता है, फिर मैंने आपको बताया कॉलमनर होता है, कॉलमनर होता है, और फिर मैंने आपको बताया कि इसमें से क्यूबॉइडल और कॉलमनर मिल करके ये चौथी कैटेगरी बनाते हैं, दैट इज सिलिएटेड, है ना। सिलिएटेड भी हो सकते हैं, ये ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किसका फंक्शन ऑफ कर। तो ग्लैंड की तरह सीक्रेट करने का काम करेंगे और ग्लैंडुलर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव। अच्छा, इसमें एक चीज मानो आप और लिख दीजिए, कंपाउंड एपिथेलियम। इसमें आप नोट कर सकते हैं, व्हेन एपिथेलियल टिश्यूज आर मल्टी लेयर्ड, व्हेन एपिथेलियल टिश्यूज आर मल्टी लेयर्ड, when epithelial tissues are multilayered, they are called compound epithelial tissue. They are called compound epithelial tissue. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। नोट करिए, कनेक्टिव टिश्यूज आर the most abundant, connective tissues are the most abundant and widely distributed tissues of body. Connective tissues are most abundant and widely distributed tissues of the body. सर मैं नेट से देखा था, आपने कनेक्टिव में क्या क्या बताया? कुछ डेफिनेशन आप नोट करो। कनेक्टिव टिश्यूज आर the most abundant and widely distributed tissues, most abundant and widely distributed tissues of body. Full stop. They are formed by, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये क्वेश्चन है। They are formed by mesoderm of embryo. They are formed by mesoderm of embryo. स्पेलिंग लिख दिएगा। अच्छा ठीक है, they are formed by mesoderm of embryo, है ना। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा था ना एनिमल वाले में, एनिमल किंगडम में मैंने आपको बताया था कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाई जाती है। ठीक है, ओके। तो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। अब देखो, दे मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप, दे मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। अब देखो कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, देखो टाइप में क्या है कि देखेंगे आप, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एरियोलर। तो अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्लासिफिकेशन फिर से। देखो, तो हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू कितने होते हैं, एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड, है ना। तो यहाँ पर जो एरियोलर होते हैं, ठीक है, इन्हीं को ये क्या है, दे आर अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो मैंने आपको बताया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो एरियोलर होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज। तो क्यों, क्योंकि इनके बीच में गैप्स पाए जाते हैं। तो एरियोलर क्या है, बीच में आप यहाँ ब्रैकेट लिख सकते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो नोट करेंगे, एरियोलर और लूज कनेक्टिव। It is named because fine tissues or thread crossing each other, fine tissues or thread crossing each other and have space between them, and have space
between them, full stop. The space is called areolae. The space is called areolae, full stop. They may be of following type. फर्स्ट, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है टेंडन, तो टेंडन लिखते हैं। आप देखो टेंडन पे आ जाते हैं, जस्ट तो मैं आपको टेंडन का पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको टेंडन लिखाता हूँ, टेंडन और लिगामेंट। लेट मी चेक इट। टेंडन्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते? हाँ, क्या चीज फिर से? फिर टेंडन्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते? फर्दर फिर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तो कनेक्टिव टिश्यूज का भी क्लासिफिकेशन अपने आप में बहुत है। डेंस कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव को हमने अलग अलग बांटा हुआ है ना। तो टेंडन को, लिगामेंट को हमने अलग रखा है, एडिपोज को फिर हमने अलग रखा हुआ है, वो दूसरा क्लासिफिकेशन। फिर वो क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, है ना, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। तो फिर फर्दर फिर डेंस को भी हमें व्हाइट और येलो इलास्टिक फाइबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर फर्दर हमको दूसरे को भी, उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, वो क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे समझाता जाऊंगा, आपको जितनी जरूरत है उतना मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। यस। तो सबसे पहले आ जाते हैं, है ना, तो मैं आपको बता रहा था टेंडन, है ना। तो एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं? तो एरियोलर टिश्यूज वो होते हैं जिनमें बीच में स्पेस पाया जाता है ना। वो डेंस भी हो सकते हैं, वो लूज भी हो सकते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एरियोलर में, ये एडिपोज भी एरियोलर का ही एक्चुअली टाइप है। एडिपोज लूज होते हैं और ये जो टेंडन और लिगामेंट होते हैं ये डेंस होते हैं। बस इतना फर्क है, दोनों की डेंसिटी में एक्चुअली फर्क होता है, इसलिए हमने उसको लूज और डेंस में कन्वर्ट कर दिया है, कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम पहले दिखाता हूँ टेंडन का। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि टेंडन्स कौन होते हैं, क्या कनेक्ट करने का काम करते हैं? मसल्स टू बोन्स। मसल्स टू बोन। एक मिनट, एरियोलर टेंडन एंड लिगामेंट। मैं एरियोलर टिश्यू का आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो एरियोलर टिश्यूज होते हैं, ये आपके एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है, और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फाइबर्स होते हैं जिनको फाइब्रोब्लास्ट कहा गया। ठीक है, और इनके अंदर आप देखिए, इनके नीचे की तरफ क्या है, ये कोलेजन फाइबर्स हैं। यही फाइबर हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं चारों डायरेक्शन में, और इनके बीच बीच में आपको देखो स्पेस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ मास्ट सेल पाई जाती हैं, ये आपको मास्ट सेल दिखाई दे रही है, ये घूमते रहती है बीच में। मास्ट सेल क्या करती है, एलर्जी में हमें जो ये होता है, इचिंग होती है, और ये किसी भी चीज से एलर्जी जब होती है ना, तो मास्ट सेल क्या करते हैं, एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मास्ट सेल हिस्टामाइन रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पे खुजली होने लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेडिश हो जाता है, वगैरह वगैरह। और दूसरी इन्हीं के बीच बीच में मैक्रोफेजेस आपको दिखाई दे रही हैं। तो मैक्रोफेजेस क्या करती है, घूमती रहती हैं, बैक्टीरिया को खा जाने का काम करती हैं, कोई भी पैथोजन दिखाई देगा उसको खा जाएंगी ये। तो मैक्रोफेजेस ये काम करती है। दे आर अ टाइप ऑफ WBC सेल्स, या यूं कहे कि ये लिम्फ का कुछ पार्ट होता है। ठीक है, और तो इस तरह से आपको फोकस यहाँ पे करना है, जो कोलेजन फाइबर से क्रिस क्रॉस होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। तो ये आपका एक लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, तो हम लोग पढ़ते हैं टेंडन। ठीक है, नोट करेंगे, टेंडन्स आर द टिश्यू which connect bones to muscle. Tendons are the tissue which connect bones to muscles. Full stop. They are made up of fibrous tissues. They are made up of fibrous tissues which may be regular or irregular.
which may be regular or irregular, which may be regular or irregular. Full stop. Next point. Their function is to provide strength and help in, their function is to provide strength and help in movement of body. Provide strength and help in movement of body. Next, ligament. Ligament are the tissues made up of, ligament are the tissues made up of yellow elastic fiber, made up of yellow elastic fiber, full stop. They are thicker and also contain microphases. They are thicker and also contain microphases. Full stop. They help to connect a bone from another. They help to connect a bone from another. ठीक है, तो ये हो गया आपके टेंडन और लिगामेंट. एक मिनट दो मुझे, आपको डायग्राम एक और दिखाता हूँ. टेंडन, लिगामेंट, फिर मैंने नेक्स्ट आ जाते हैं एडिपोज टिश्यू. देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सिग्नेट रिंग स्टेज किसमें पाई जाती है. तो मैं आपको बताता हूँ सिग्नेट रिंग स्टेज किसमें पाई जाती है. पहले मैं आपको एडिपोज टिश्यू का डायग्राम दिखाता हूँ. देखो हमारी बॉडी में जहां जहां पे फैट इकट्ठा होता है वहां वहां एडिपोज टिश्यूज पाई जाती है. देखो क्या होता है कि ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये एडिपोज टिश्यू का. अब आप देखिए यहाँ पे बीच में फैट ग्लोब्यूल, मतलब यहाँ पे फैट इकट्ठा होने का काम होता है, यहाँ पे फैट कलेक्ट होने का काम. तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फैट इकट्ठा होता है, यहाँ पर है ना. तो ये फैट इकट्ठा है, ये वाला पार्ट जो मैंने पिंक से कलर कर दिया फैट. जैसे जैसे फैट जमा होता जाएगा तो फैट बीच में सेल्स के बीच में बीचों बीच फैट ऐसे डिपॉजिट होता जाएगा. फैट के डिपॉजिट होने की वजह से जो इसका प्रोटोप्लाज्म होगा वो पेरिफेरल हो जाएगा. तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल, मैं ग्रीन से इसको कर रहा हूँ साइटोप्लाज्म को, तो साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल हो गया और न्यूक्लियस बाहर की तरफ चल गई. इसको हम सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज. ये सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर. तो ये देखो ये स्ट्रक्चर जो पाया जाता है ये भाई साहब इसी में पाया जाता है, सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर है ना. बीच बीच में आप देखेंगे यहाँ पे फाइन व्हाइट फाइबर पड़े हुए हैं, ये फैट ग्लोब्यूल हो गया है ना, येलो फाइबर पड़ा हुआ, बीच बीच में ब्लड वेसल्स भी होती हैं है ना. तो फाइबर्स पड़े होते हैं. फाइबर मेनली यही जो प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स होते हैं, ठीक है. और एडिपोज टिश्यूज मेनली वहां पे पाई जाती हैं, जैसे हमारा ये चेस्ट वाला पार्ट हो गया, हमारे थाइज वाला पार्ट हो गया, हमारा चीक्स वाला पार्ट हो गया, हमारा टमी वाला पार्ट हो गया. इसीलिए यहीं पे फैट ज्यादा इकट्ठा होता है, हम आप यहीं से मोटे होना स्टार्ट करते हैं. तो एडिपोज टिश्यूज का काम होता है फैट डिपॉजिट करना. दूसरा काम क्या होता है, एक्चुअली एडिपोज टिश्यूज मैक्सिमम हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग बना के, ठीक है. भाई टेंडन और लिगामेंट का तो एक ही काम हो गया. भाई टेंडन क्या होता है कि भाई उसने क्या किया कि हमारे ये बोन है इसके ऊपर ये मसल्स क्या है, ये मसल्स इसके ऊपर चिपकी हुई हैं. तो इस मांस को आप इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते कहीं से, तो इसको क्या हुआ चिपका के रखने का काम किया, सिंपल सा काम. लिगामेंट का क्या काम है आप देखिए, यहाँ पे ये फिंगर्स जो है
ये फिंगर 1 2 3, यहाँ पर 3 फिंगर्स हैं, है ना, ये 3 सॉरी इनको फ्लैंजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लैंजेस हैं 3 बोन है ना, तो फ्लैंजेस में 3 बोन है। अब यहाँ पर तीनों बोन आपस में कुछ फाइबर लाइक टिश्यू से कनेक्टेड है, आप इसको खींच के अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कनेक्टेड है इसके बीच में, इनको हमने क्या बोला, इन्हें हमने लिगामेंट कहा। तो टेंडन और लिगामेंट का तो एक काम हो गया। अब क्या हुआ कि देखिए हमारी बॉडी में हर ऑर्गन के बाहर, इनफैक्ट हमारी स्किन के नीचे भी एक मोटी सी लेयर है जो एडिपोज टिश्यूज की। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, ये जर्क से बचाने का काम करते हैं, कुशन जैसे काम करते हैं, शॉकर की तरह काम करते हैं। तो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरा इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव। तीसरा फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी की हीट को लॉस नहीं होने देते, जिससे कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। राइट, नोट करिए। सर आपने दूसरा पॉइंट क्या बोला था? मैंने दूसरा पॉइंट बोला कि पहला पॉइंट तो हो गया भाई, इनका काम होता है कि ये फैट को डिपॉजिट करने का काम करते हैं। दूसरा काम हो गया कि ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, कुशन के जैसे काम करते हैं, दे वर्क लाइक कुशन, है ना, ये कुशन जैसे काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट था कि ये हीट लॉस को नहीं होने देते, जिससे बॉडी का टेम्परेचर में। तो नोट कर लीजिए भाई, एडिपोज टिश्यूज। अच्छा, एडिपोज टिश्यूज, ये जो टिश्यू हो गया इसकी सेल को एडिपोसाइट सेल बोलते हैं। एडिपो क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स। तो नोट करेंगे, adipose tissue are made up of adipose cells, are made up of adipose cells or adipocytes. Adipose tissues are made up of adipose cells or adipocyte cells. Adipose cells or adipocyte cells. Full stop. They are the fat storing cells, comma, each cell contain fat globule. Each cell contain fat globule due to which nucleus and cytoplasm becomes peripheral, due to which nucleus and cytoplasm becomes peripheral. Full stop. This is called signet ring structure. ये पूछा हुआ क्वेश्चन. This is called signet ring structure. Full stop. Next point. Sometimes they are brown in color due to iron containing. Sometimes they are brown in color due to iron containing cytochrome pigment. Due to iron containing cytochrome pigment. Next point. They are found below skin. They are found below skin, comma, around heart and kidney, around heart and kidney, and all those places where fat and all those places where fat is stored. क्लियर है भाई? Yes, sir. टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, समझ आ गया ना सबको? ठीक है. Yes. अब देखिए नेक्स्ट आते हैं. तो नेक्स्ट क्या था, क्लासिफिकेशन वाला खोलते हैं.
नेक्स्ट था एडिपोज स्केलेटल टिश्यूज, है ना। ठीक भाई, चलो स्केलेटल में आ जाते हैं। अब स्केलेटल में दो हैं, बोन और कार्टिलेज। तो स्केलेटल टिश्यूज क्या होते हैं, वो जो हमारी बॉडी के, ठीक है, स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्केलेटल टिश्यूज। ठीक है, तो देखो आपको बहुत टाइप का एनिमल टिश्यूज में बहुत टाइप का क्लासिफिकेशन है, आप अलग अलग बुक में पढ़ेंगे, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ क्लासिफिकेशन चार्ट, ये मोस्ट रेलेवेंट है आपके लिए। ठीक है, आप देखो क्या है यहाँ पर, कार्टिलेज और दूसरा क्या है, बोन्स। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो नोट करेंगे स्केलेटल टिश्यूज। स्केलेटल टिश्यूज मेंटेन the shape of body, maintain the shape of body and they help in movement of body and they help in movement of body। अब पहले मैं आपको बोन का डायग्राम दिखाता हूँ और समझाता हूँ, फिर आगे आपको कहानी समझते हैं, फिर आगे कार्टिलेज, पहले बोन समझते हैं। तो बोन किधर गया, बोन, ये रहा। देखो ये बढ़िया डायग्राम है, समझिएगा बात। लुक, यहाँ पर क्या है, ये हमारी कोई भी बोन हो गई, आप कोई सी भी बोन मान लो, वैसे फीमर है ना, कोई भी बोन हो गई। अब आप देखेंगे कि बोन के बीच में एक जेल जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोन मैरो कहा, और इसके चारों तरफ यहाँ पे आर्टरीज और वेसल्स। इसी बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन, है ना। और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जिसने बोन को कवर किया हुआ है, इसको हमने पेरियोस्टियम कहा हुआ है ना, ये पेरियोस्टियम में। अब देखो ये बीच वाला क्या हो गया, ये तो हो गया बोन मैरो, ये बाहर पेरियोस्टम, इनके बीच में जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली इसको हम बोन कहते हैं। अब यहाँ बीच में तो ये ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ये यहाँ पे ब्लड बनता है तो ब्लड ले जाने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह के छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, इसको क्या कहा गया, ऑस्टियन। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को, यूनिट को ऑस्टियन कहा गया, है ना। और सभी ऑस्टियन के बीच में एक खाली स्पेस है जिसको हैवर्सियन कैनाल कहा जाता है, और इस हैवर्सियन कैनाल के अंदर आर्टरीज और वेन्स हैं। आपको बता दें, हैवर्सियन कैनाल का होना ये रिप्रेजेंट करता है कि मैमेलियन बोन, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था कि मैमल्स के बोन्स की खास बात क्या होती है। सो प्रेजेंस ऑफ हैवर्सियन कैनाल इज द फीचर ऑफ मैमेलियन बोन, है ना। तो हैवर्सियन कैनाल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स यहाँ पे मौजूद, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ये ऑस्टियन है, इस ऑस्टियन का एक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए ये बोन सेल्स जिनको कहा गया है ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट नई सेल्स होती हैं, ऑस्टियोसाइट पुरानी सेल्स होती हैं, है ना। तो नई सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट कह देते हैं और ओल्डर सेल को ऑस्टियोसाइट कह देते हैं। और इनके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ है, राइट। तो बोन ऑस्टियोसाइट सेल से मिलकर बनी होती हैं, इनके चारों तरफ कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, बोन्स मजबूत हो जाती हैं, और ये कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर के एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है सर? आपने ऑस्टियोसाइट और एक कौन सी और सेल के बारे में बताया? ऑस्टियोब्लास्ट। देखो कहीं पे भी, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर कहीं पे ये लिखा हो, जैसे कहीं पे ब्लास्ट वर्ड लिखा हो, ब्लास्ट का मतलब समझ लेना कि वो न्यूली फॉर्म्ड सेल। तो अगर कहीं पे लिखा होगा ऑस्टियोब्लास्ट, है ना, मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अभी आप पढ़ोगे कहीं पे ऑस्टियोब्लास्ट, आपको लगेगा सर तो ऑस्टियोसाइट कह रहे थे, ऑस्टियोब्लास्ट नहीं बताया। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, वो न्यूली फॉर्म सेल, और जब यही मैच्योर हो जाएंगे, इनके चारों तरफ कैल्शियम और ये डिपॉजिट हो जाएगा फॉस्फेट, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट। तो आप कभी भी बहुत सारे डायग्राम देखोगे जिसमें दो तरह की सेल दिखाई देंगे, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, तो कोई डिफरेंस नहीं, आप ये समझिएगा ऑस्टियोस अगर ब्लास्ट कहीं पे लिखा हुआ है दे आर न्यूली फॉर्म सेल, और साइट लिखा हुआ है तो दे आर, जैसे क्या होता है, पूछा जाता है कार्टिलेज किससे बना हुआ, तो हम कहते हैं भाई साहब कार्टिलेज कॉन्ड्रियोसाइट सेल से बना हुआ। तो पहले क्या बनती है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स बनती है। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट नई सेल्स होती है, कॉन्ड्रियोसाइट पुरानी सेल होती है। उसी तरह यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट न्यूली फॉर्म सेल है, ऑस्टियोसाइट ओल्डर सेल्स। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैवर्सियन कैनाल?
Haversian canal, they have this one like blood vessels, so they collect the blood. That's it. क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन बोन्स में ही होता है यहीं पे, और हमारी लार्जर बोन्स में सभी में ब्लड फॉर्म होता है, राइट? तो लिखा जाए, नोट किया जाए? Yes, sir. Bone is the hardest tissue. Full stop. It contain both organic and inorganic substances. It contain both organic and inorganic substances. Full stop. Organic and inorganic Substances. Full stop. The inorganic salts are calcium phosphate. Inorganic salts are calcium phosphate, calcium carbonate, magnesium phosphate, and calcium fluoride. Next point. It is surrounded by a sheath. Sheath माने होता है covering. It is surrounded by a sheath called periosteum. It is surrounded by a sheath called periosteum. Next point. The matrix of bone is composed of a protein called osine. Matrix of bone is composed of a protein called osine, and it contains above salt. it contains Above salt, जो अभी मैंने salt लिखा है, it contains above mentioned salt. Next point स्टार बना के लिखेंगे. Haversian canal is a characteristic feature. Haversian canal is a characteristic feature of mammalian bone. Haversian canal is a characteristic feature of mammalian bone. Full stop. Each canal contain blood vessels, comma, lymph vessels, blood vessels, comma, lymph vessels, and nerve cells. ठीक है? Next point. Bones contain
the osteocyte cells which are bone contain osteocyte cells which are surrounded by matrix. ठीक है, तो ये था हमारा बोन्स। और फंक्शन लिखना हो तो आप नोट कर लीजिए। बोन्स गिव शेप and help in movement. Bone gives shape and help in movement of body. किसी को डाउट बोन्स पे? सर कैंसलस बोन और कॉर्टिकल बोन को प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या क्या? सर कैंसलस एंड कॉर्टिकल बोन को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, जो कार्टिलेज जिसको आप बोन्स कह रहे हो वो एक्चुअली कार्टिलेजेस हैं। कार्टिलेजेस के लिए हम बोन टर्म नहीं यूज कर सकते। हमारी नॉर्मल जो स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं, प्रॉपर टर्म बोन्स उन्हीं के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो बोन्स हमारी वो प्रॉपर सेल्स होती हैं, जो बोन्स हमारी वो प्रॉपर स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं। फीमर आपकी बोन हो गई, मैंने आपको बताया फेलेंजेस आपकी बोन्स हो गई, ये आपकी कार्पेल, मेटाकार्पेल, है ना, टिबियो, फिबुला, स्टर्नम वगैरह, सर जो सब डायग्राम में है वो, ये तो नहीं, ये तो प्रॉपर बोन्स है। ठीक है, तो सर इसमें लिखा है कॉर्टिकल बोन और इसके बगल में कैंसलस बोन लिखा है। इसकी आप बात कर रहे हैं क्या? कार्टिकल यस बोन सर, यस ना? सर। देखो, कार्टिकल बोन्स मतलब ये इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया। देखो, सेंटर वाला पार्ट क्या होता है, जैसे ये बोन हो गई, बोन्स के इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, जो जैसे प्लान में देखा था कॉर्टेक्स, उसको कॉर्टिकल बोन्स कहा गया। ये पेरिफेरल पार्ट होता है और बीच में जहां पर ये पाई जाती है, क्या वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये बोन मैरो पाया जाता है, और ये पाया जाता है हैवर्सन कैनाल, बीच में सेंट्रल हैवर्सन कैनाल पाई जाती है। इस वाले पार्ट को हम कैंसिलस बोन बोलते हैं। तो ये जस्ट कोई एनाटॉमिकल डिवीजन नहीं है, ये जस्ट फॉर सेक ऑफ डेंसिटी के बेसिस पे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया गया है। दैट इज नथिंग मोर देन दैट। लेकिन बोन्स को फर्दर दो तरह और पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती कैल्शियस बोन और कहीं कहीं पे लिखा होता है कार्टिलेजियस बोन। तो कार्टिलेजियस बोन्स नहीं होती एक्चुअली, ये जो नोज वगैरह हमारी होती है, तो नीचे वाला पार्ट बोन हो गया और उसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो प्रॉपर कार्टिलेज होता है। इट वर्क लाइक इट इज, समटाइम इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बोन, बट दे आर नॉट एक्चुअली बोन्स। अब आ जाते हैं देखो कार्टिलेजेस में। कार्टिलेजेस को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो कार्टिलेज को फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूँ तीनों कैटेगरी। ठीक है, तो पहली बात तो क्या होता है कि कार्टिलेज क्या होते हैं, तो नोट करो पहले कार्टिलेज क्या होते हैं। कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट skeletal tissues. Cartilages are soft skeletal tissues. Full stop. It is found more abundantly. It is found more abundantly in the embryo of mammalia, mammals. It is found more abundantly in the embryo of mammal. Full stop. In later stage, most of cartilages convert into bones. Next point. Sir, convert into Bone. Next point. Cartilages are made up of
cartilage cells and ground substances. Sir, made up of? Cartilages are made up of cartilage shells and ये रही आपकी cartilage cells and ground substances. Cartilage shells and ground substances. तो जो कार्टिलेज सेल्स होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो न्यू सेल्स होंगी उन्हें हम बोलेंगे कॉन्ड्रियोसाइट्स, है ना। और जो जो ओल्ड सेल होंगे इनको कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलेंगे और न्यू सेल्स को हम लोग बोलेंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो कार्टिलेज कुल मिलाकर के कॉन्ड्रियोसाइट सेल से मिलकर बना होता है। तो नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ chondriocyte cells full stop. Chondrioblast are newly formed cell and chondriocytes are the mature cells. Next point, ground substance is made up of कोलेजन फाइबर। कोलेजन एक प्रोटीन होती है, कोलेजन फाइबर, लिपिड एंड प्रोटीन। They have gelatin-like substance called chondrin. They have gelatin-like substance called chondrin. Next point, cartilages are avascular tissues. Cartilages are avascular tissue. That is, it do not contain blood supply. They may be of three types. They may be of three types. First, hyaline cartilage. आप हाइलाइन कार्टिलेज नोट कीजिए। तो पहला वाला हाइलाइन कार्टिलेज, they may be of three types. First, hyaline cartilage. It is translucent, slightly elastic. It is translucent, slightly elastic, and contain less fiber. Full stop. Next point underline करके लिखेंगे, it is most prevalent cartilage. It is most prevalent cartilage. अब देखो ये क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि हमारी ये बोन है, ये बोन आर्टिकुलेट कर रही है, कहाँ पे, इस सरफेस में आर्टिकुलेट कर रही है। तो इस सरफेस में मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से क्या कर रही है,
ये इस तरह से मूव कर रही है ना, आर्टिकुलेट कर रही है, तो ये जिसको हेड होते हैं है ना, ये थोड़े से स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। ये वाला जो कार्टिलेज होगा ये हाइलाइन कार्टिलेज से बना होगा, इसीलिए इन्हें आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहा जाता है, क्योंकि आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे पाए जाते हैं, जो सरफेस मूव रब करती है, रगड़ती है, मूव करती है, उन पे पाए जाते हैं। ठीक है, नोट करो। इट फॉर्म्स articular surface, it form articular surface of bones, hence also called articular cartilage। कार्टिलेज में बस ये याद रखना कौन कार्टिलेज कहां पाया जाता है, hence called articular cartilage। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे आर ऑल्सो फाउंड, ये हमारे गले में यहाँ पे, दे आर ऑल्सो फाउंड in rings of trachea or windpipe। They are also found in rings of trachea or windpipe, where they are called coastal cartilage, where they are called coastal cartilage। Next point, ये नाक के बीच में जो अंदर वाले में ये जो पार्ट है, ये बीच में जो डिवाइड है, they are also found in nasal septum, and जहां से हम बोलते हैं, and they are also found in nasal septum and larynx। They are also found in nasal septum and larynx। अब आ जाते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाइब्रस के भी फर्दर हालांकि दो टाइप होते हैं, वाइट फाइब्रस कार्टिलेजेस और येलो फाइब्रस कार्टिलेजेस, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, द फाइब्रस कार्टिलेज हैव well developed, the fibrous cartilage have well developed white or yellow fiber, white or yellow fiber, full stop। white fibrous cartilage, अंडरलाइन करेंगे पॉइंट, white fibrous cartilage are the strongest cartilage, white fibrous cartilage are the strongest cartilage। full stop। yellow elastic cartilage are more flexible and found in this part, the pinna of ear, and found in the pinna of ear। They also form So found in pinna of ear, pinna of ear, and they are also found at nose tip, ये वाला part, they are also found at nose tip। ठीक है, elastic cartilages, they are mainly made up of yellow elastic fiber
and they are more flexible. Yellow fibrous cartilages are also called elastic cartilages. तो ये हमारे तीन तरह के कार्टिलेज थे, हाईलाइन, फाइब्रस। अब फाइब्रस कार्टिलेज को मेनली व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज को हम फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं, और फाइब्रस का ही एक टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज, कि कई बार इसको अलग पढ़ते हैं, येलो इलास्टिक कार्टिलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, फर्क सिर्फ ऊपर वाले में और इसमें नीचे वाले में यह है कि ये येलो फाइबर से बने होते हैं या व्हाइट से। व्हाइट वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ज्यादा स्टिफ होते हैं, येलो वाले थोड़े से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यूज, है ना। तो हेडिंग डालेंगे मस्कुलर टिश्यूज और मसल्स। मस्कुलर टिश्यूज और मसल्स। तो मसल्स क्या काम करती हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव हमने कर लिया, और मस्कुलर टिश्यूज ऑब्वियसली तीन तरह की मसल्स पाई जाती हैं, है ना। So fluid, blood and lymph. वो तो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट वाला। अच्छा एक मिनट, हाँ राइट, फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ, राइट। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अभी कनेक्टिव में बचा हुआ है फ्लूइड। तो पहले ब्लड में हेडिंग डालो, ब्लड, ब्लड। अब देखो ब्लड वाला जो पार्ट है आपको मैं यहीं पढ़ा देता हूँ, और आपको याद रखना होगा क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊँ। दोनों जगह ही कॉमन चीजें हैं, ठीक है। तो पहले समटाइम इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ा देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन मैं आपको यहीं पढ़ा देता हूँ, एक ही बार पढ़ाना है। तो ब्लड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो पहले मैं आपको क्या बताऊँ, ब्लड कितनी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो मैं आपको ब्लड बताता हूँ कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है। देखो तो कनेक्टिव में हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं, ब्लड। देखो ब्लड जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो सॉलिड पार्ट और दूसरा लिक्विड पार्ट। जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लॉट, और जो लिक्विड वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड क्लॉट और प्लाज्मा दो चीज से मिलता है। क्लॉट वाला जो पार्ट होता है ये सॉलिड चीजों से बनता है। इसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और थ्रोम्बिन प्रोटीन। इसी तरह से जो ब्लड प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है 90% पार्ट इसका होता है वाटर का होता है ना, और बाकी क्या होते हैं इसमें, मिनरल, शुगर, प्रोटीन, मिनरल हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, फैट। कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है ना। तो ब्लड में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका सॉलिड वाला जो क्लॉट वाला पार्ट होता है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह, ठीक है, राइट। सर जब ब्लड में क्लॉटिंग होती है तब
क्लॉटिंग ये नहीं प्रोसेस हम सब लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओके क्लॉट उसमें थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक लेयर बना लेती है, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कैसे कन्वर्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कैसे कन्वर्ट होता है। फाइब्रिनोजन ऊपर से एक लेयर बनाती है, तो ये सब पूरी प्लेटलेट कैसे रोल प्ले करती है। विल स्टडी ऑल द क्लॉटिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे उसमें, जो मैं आपको बताऊंगा ये सर्कुलेटरी सिस्टम जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको क्लॉटिंग वाली प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप यस मुझे याद दिलाएंगे कि हमें ब्लड से स्टार्ट करना। चलिए बाय। थैंक यू सर वेलकम sir. वेलकम ऑल ऑफ यू, बाय, गुड नाइट।